एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मनु साइंस क्लासेस में। और आप सबको जैसा कि पहले से विदित है, हमारा प्ले स्टोर पर भी एक एप्लीकेशन है MSc अकेडमी नाम से, जिस पर भी आप चाहे तो जुड़कर आप इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं और हमारे वीडियोस और केमिस्ट्री से संबंधित नोट्स, फिजिक्स से संबंधित नोट्स और बायोलॉजी से संबंधित नोट्स हमारे प्ले स्टोर ऐप पर अवेलेबल है MSc अकेडमी पर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक टॉपिक ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, दैट मीन्स एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सबको नाम से पता चल रहा है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो इस टॉपिक को हम समझेंगे। क्या पता चल रहा है हमको यहाँ पर? ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी। तो देखो कि जैसा कि हम जानते हैं, ऊष्मा का जिनमें अवशोषण होता है वो होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसा कि हम दैनिक जीवन बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती है जिनसे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन ऊष्माशोषी होगी और कौन ऊष्माक्षेपी होगी। ऐसा दैनिक जीवन का एक उदाहरण भी हम यहाँ पर लेंगे। तो थोड़ा सा पहले तो हम इसको हिंट समझ लेते हैं, विद डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। तो दोनों में हम अंतर के रूप में हमने एक लाइन डाल दी है यहाँ पर बीच में, बिटवीन दोनों में बिटवीन। तो देखो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया दैट मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ऊष्माक्षेपी का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो, जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसके लिए क्या बोलेंगे हम? जिनमें वह अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई इसकी। अब देखो, इसके अतिरिक्त हम एक और बात समझते हैं यहाँ पर कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है और ताप में कमी होती है, ये टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, वो भी क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। और जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तथा ताप में, टेम्परेचर में क्या होती है? वृद्धि होती है, वे भी क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसको हम डेली लाइफ से जोड़ सकते हैं, डेली लाइफ का एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एंडोथर्मिक का एग्जांपल लेते हैं हम, देखो समझ सकते हैं। सबके घरों में गाड़ियां होती है, जैसे टू व्हीलर से उनका पेट्रोल है, पेट्रोल आप हथेली पर निकालो। जैसे कि हम हथेली पर पेट्रोल निकाल करके रखेंगे तो हमारी जो हथेली है, जो पाम है, इसमें क्या होती है? हीट होती है। जैसे पेट्रोल हमारी हथेली से हीट एब्जॉर्ब करता है, जैसे हीट एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करते ही जो पेट्रोल है वो क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है, अर्थात उड़ जाता है। यानी क्या हुआ है यहाँ पर? ऊष्मा का अवशोषण हुआ पेट्रोल के द्वारा और वो क्या हो गया? उड़ गया। थोड़ी देर बाद हमारी हथेली पर कूलिंग होती है, ठंडाई आती है। सबने फील किया होगा, जिसने फील नहीं किया है वो सब अपने अपने घरों में अपनी जो टू व्हीलर्स होती है उनकी गाड़ी का पेट्रोल निकालें और हथेली पर रखें। आप आसानी से फील कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट। तो ये किसका उदाहरण हुआ? एंडोथर्मिक रिएक्शंस का उदाहरण हुआ, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। हथेली से ऊष्मा ग्रहण की पेट्रोल ने, उड़ गया, और ताप में क्या हुई? कमी हुई, क्योंकि ठंडाई करके जा रहा है, कूलिंग करके जा रहा है। तो हम उदाहरण ले सकते हैं इसका डेली लाइफ का। क्या? हथेली पर पेट्रोल रखने पर हाथ का ठंडा होना,
और ऐसा होता है, अर्थात ताप में क्या हो रही है, कमी हो रही है। चलो एक उदाहरण इसका भी बताता हूं आप लोगों को, उष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं। चलो समझ सकते हैं इसको। जब पहले घरों में चूना पुतता था, अभी तो वर्तमान में तो पुट्टी के दिन आ गए भाई, सबके पास खूब पैसा होता है तो अब आजकल सब पुट्टी करवाते हैं, बिरला व्हाइट सीमेंट, पीओपी करवा रहे हैं। तो पहले क्या होता था, चूना पुतता था। चूना पुतने के लिए क्या लिया जाता था, एक बड़ा सा टंकी ले लेते थे या मटकी ले लेते थे, जिसके अंदर चूने को गलाया जाता था। मार्केट से चूना मिलता था, चूने को ला करके उसमें चूना भर देते थे। चूल्हे के डले आते थे बड़े बड़े, जिनको डाल देते थे और डाल करके उसमें जब पानी डालते थे तो पानी डालने पर क्या होता था, आपने देखा होगा, बबल्स से निकलते हैं, धुआं निकलता है, और जैसे मटकी के अंदर अगर रखा है तो पूरी मटकी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ऐसा वास्तव में होता है। जिसको करने का है एक्सपेरिमेंट वो कर सकता है आसानी से, और या अपने जो पुराने जो लोग बाग होते हैं घरों में, उनसे हम पूछ सकते हैं, वो आसानी से आपको इस बारे में समझाएंगे कि वास्तव में ऐसा होता है। तो क्या होता है, देखो मटकी क्या हो जाएगी, मटकी में अगर चूना डालेंगे, पानी डालेंगे तो मटकी गर्म हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलने लगेगी। दैट मीन्स क्या हो रहा है, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर उष्मा उत्सर्जित हो रही है। किसके रूप में हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में हो रही है। धुआं सा निकलता हुआ नजर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती बाहर नजर आएगी। दैट मीन्स उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। और मटकी क्या हो रही है, गर्म हो रही है, यानी पात्र का ताप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दैट मीन्स उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में उष्मा का उत्सर्जन भी होता है और ताप में वृद्धि भी होती है। यानी हम इसके उदाहरण के लिए क्या लिख सकते हैं, चूने में पानी मिलाने पर CO2 का उत्सर्जन तथा पात्र का गर्म होना। तो देखो जो बातें हमने यहां पर लिखी है डेफिनेशन, दोनों बातों को, उष्मा का अवशोषण और ताप में कमी, दोनों को प्रूव कर रहा है एग्जाम। उष्मा का उत्सर्जन और ताप में वृद्धि, दोनों को प्रूव कर रहा है एग्जाम। तो ये तो हुआ डेली लाइफ का एग्जाम्पल। चलो अब हम थोड़ा एक्सपेरिमेंटल चलते हैं इसमें अंदर। तो देखो हम दोनों के ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। ये हमने ग्राफ बनाया है, ये दूसरा ग्राफ जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की प्रगति। और इधर बात कर रहे हैं एनर्जी की, ऊर्जा की। देख, ये है उष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए ग्राफ और ये है उष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए ग्राफ। ये क्या है, अभिक्रिया की प्रगति। ये एनर्जी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो देखो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का जो ग्राफ है वो इस प्रकार का होता है। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, दैट मीन्स क्रियाकारक और उत्पाद। यहां पर ये ग्राफ इस प्रकार का बनता है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो ग्राफ सबको स्पष्ट दिख रहा होगा। इन दोनों ग्राफ में अंतर है। तो ये ग्राफ है उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए और ये ग्राफ है उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए। और हम जानते हैं जो उष्मा का जो परिवर्तन होता है, हीट चेंज होता है, उसको हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम ये भी जानते हैं उष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच का मान सदैव धनात्मक आता है, जबकि उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच का मान सदैव ऋणात्मक आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, इसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। व्हाट इज द रीजन व्हाई डेल्टा एच वैल्यू इज पॉजिटिव इन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड नेगेटिव इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। चलो देखते हैं हम यहाँ पर। देखो डेल्टा एच का मतलब है उष्मा में परिवर्तन, और उष्मा में परिवर्तन हमेशा क्या होता है, उष्मा में परिवर्तन यानी जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें क्रियाकारक से उत्पाद बन रहा है, क्रियाकारक को हमने R मान लिया, उत्पाद को हमने P मान लिया, तो उष्मा में परिवर्तन क्या हुआ, डेल्टा एच बराबर HP माइनस HR। दैट मीन्स रिएक्शन ये बनी डेल्टा एच बराबर HP माइनस HR। बट इन दिस केस, यानी इस ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट की जो ऊर्जा का मान है, वो ग्राफ है जो प्रोडक्ट का, वो कहां पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है।
रिएक्टेंट का ग्राफ कहाँ है, नीचे पर है, यानी रिएक्टेंट की ऊष्मा या ऊर्जा का मान प्रोडक्ट की तुलना में इस ग्राफ में क्या है, रिएक्टेंट का मान कम है। दैट मींस हम यहां कह सकते हैं कि HP इज वेरी वेरी ग्रेटर देन HR। बोलो भाई, कह सकते हैं कि इस ग्राफ के लिए, यानी प्रोडक्ट की ऊष्मा या ऊर्जा का मान रिएक्टेंट की ऊष्मा या ऊर्जा की तुलना में क्या है, ज्यादा है। अब वास्तव में है भाई, ग्राफ से पता चल रहा है। और अगर ऐसा होगा तो HP HR की तुलना में प्रभावी होगा और HR क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं डेल्टा H इक्वल्स टू पॉजिटिव। देखो जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं डेल्टा H का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। डेल्टा H का मान HP के पॉजिटिव मान के बराबर होगा। तो ये थी एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया, और उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए सदैव डेल्टा H का मान धनात्मक इसी वजह से होता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं हम एक बार। डेल्टा H का मान ऋणात्मक पढ़ा है हमने उष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए, मगर क्यों होता है यहां समझेंगे। हम जानते हैं डेल्टा H बराबर होता है HP माइनस HR, यानी प्रोडक्ट की उष्मा या ऊर्जा में से हम रिएक्टेंट की उष्मा ऊर्जा को माइनस कर देते हैं, और यही तो है उष्मा परिवर्तन डेल्टा H। ये देखो आप, डेल्टा H यहां पर कौन सा है उष्मा परिवर्तन, यही है, इसको बोल रहे हैं हम यहां पर डेल्टा H। ये भाई, तो देखो डेल्टा H बराबर HP माइनस HR, बट वी नो दैट रिएक्टेंट की जो उष्मा या ऊर्जा है उसका मान प्रोडक्ट की तुलना में क्या है, ज्यादा है। देखो ग्राफ ऊपर बन रहा है कि ऊर्जा ज्यादा है रिएक्टेंट की, तो हम यहां लिख सकते हैं चूंकि HR इज वेरी वेरी ग्रेटर देन HP। ऐसा मैं कह सकता हूं यहां पर HR यानी रिएक्टेंट की उष्मा प्रोडक्ट की तुलना में क्या है, बहुत ज्यादा है, और HR का मान अगर HP की तुलना में ज्यादा होगा तो डेल्टा H का मान नेगेटिव आएगा क्या, इसलिए हम कहेंगे डेल्टा H इक्वल्स टू नेगेटिव। क्लियर है क्या भाई बात, यानी उष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा H का मान सदैव ऋणात्मक आता है, और उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा H का मान सदैव धनात्मक आता है। चलो ग्राफ को समझ लेते हैं एक बार कि क्या कारण है कि इस ग्राफ को हमने उष्मा शोषी कहा और इस ग्राफ को हमने उष्मा क्षेपी का, इसको भी समझ लेते हैं। चलो देखेंगे एक बार, इस ग्राफ को देखेंगे, आप देख करके पता चलेगा। ये अभिक्रिया हो रही थी, ये ऊर्जा का मान था, रिएक्टेंट यहां से गया, प्रोडक्ट यहां पर बना, तो पता चल रहा है हमको कि रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी थी, इतनी एनर्जी, और उसने ऑब्टेन की, सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा उसने ऑब्टेन की, और जो उसने रिलीज की एनर्जी वो कितनी रिलीज की, केवल इतनी ही रिलीज की। देखो आप, यानी इतनी एनर्जी वो गबन कर गया, खा गया क्या, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली गई, इतनी एनर्जी, इतनी ली, इतनी दी, इतनी एनर्जी कहां गई, वो क्या कर गया, इतनी एनर्जी अपने अंदर विलुप्त कर गया। तो इतनी एनर्जी विलुप्त हुई, इसका मतलब क्या हुआ, उष्मा का अवशोषण हुआ। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ उष्मा शोषी अभिक्रिया का है। चलो यहां देखें, इस ग्राफ में हमें पता चल रहा है कि क्रियाकारक के पास इतनी एनर्जी थी, इतनी एनर्जी ऑब्टेन की उसने, टक्करों के फलस्वरूप की या जैसे भी की, उसने इतनी एनर्जी ली, रिलीज इतनी कर रहा है। एक बात बताओ, इतनी एनर्जी ले रहा था तो इतनी ही रिलीज करना चाहिए था ना, लेकिन इतनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है क्या, पता चल रहा है कि इतनी ही रिलीज करना चाहिए था, इससे कम करना चाहिए था, या फिर कम करता तो उष्मा शोषी होता, इतनी करता तो डेल्टा H बराबर 0 होता, लेकिन इतनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है। दैट मीन्स ये अभिक्रिया का जो ग्राफ है ये क्या होगा, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का ग्राफ होगा, यानी उष्मा का क्या होगा, यहाँ पर उत्सर्जन होगा। तो ये ग्राफ से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये उष्मा शोषी अभिक्रिया का ग्राफ है, ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का ग्राफ है, और ये डेल्टा H के मान थे पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके अतिरिक्त हम इनके उदाहरण समझ सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि मुझे थोड़ी जगह मिलेगी यहाँ पर लिखने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक एक एग्जाम्पल दोनों के मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को, टॉपिक वही चल रहा है।
चलो देखेंगे उष्माशोषी और उष्माक्षेपी के जो एग्जाम्पल्स है उनमें हम सीधा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। कैसे लेंगे देखना भाई। हम जानते हैं संयोजन अभिक्रिया का मतलब है कि दो क्रियाकारक है उनको जोड़ दिया जाए, जोड़ने पर एक एकल उत्पाद बन जाए तो क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दो क्रियाकारकों को जोड़ करके एक एकल उत्पाद बनाया जाता है तो योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो हम जानते हैं अगर एक चीज है दूसरी चीज अगर दोनों को जोड़ रहे हैं तो जोड़ने में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। जैसे ये था एक क्रियाकारक, ये दूसरा क्रियाकारक, ये जोड़ दिया, जुड़ गया, तो जुड़ने में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, आसानी से जुड़ जाता है। दैट मीन्स समस्त संयोजन अभिक्रिया के जो उदाहरण है वो सब उष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण होते हैं। एक एक्सेप्शन केस है कंबशन ऑफ नाइट्रोजन। कंबशन ऑफ नाइट्रोजन उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। रीजन है इसके पीछे, रीजन ये है कि नाइट्रोजन का जो कंबशन होता है, दहन होता है, नाइट्रोजन के बॉन्ड होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इस वजह से नाइट्रोजन का जो दहन अभिक्रिया है वो उष्माशोषी प्रकार की होती है। तो हम याद रख सकते हैं जनरली जितनी भी संयोजन अभिक्रियाएं होती है, उदाहरण क्या लेंगे हम? संयोजन अभिक्रिया। समस्त संयोजन अभिक्रियाएं जुड़ने वाली अभिक्रिया, दो क्रियाकारक आपस में जुड़े एक एकल उत्पाद बनाए, संयोजन अभिक्रिया है और उष्माक्षेपी प्रकार की होगी। लेकिन अपवाद है इसका, अपवाद में क्या याद रखना है? नाइट्रोजन का दहन, यानी नाइट्रोजन का दहन क्या होती है? उष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। और वियोजन अभिक्रिया की बात करें तो वो किसमें उदाहरण जाएगा? वियोजन का ये उदाहरण जाएगा उष्माशोषी अभिक्रिया में। क्यों जाएगा भाई? देखो भाई वियोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं? जब एक क्रियाकारक था, इस क्रियाकारक को तोड़ना है, तोड़ करके दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त करना है, यही तो है वियोजन अभिक्रिया। जैसे ये क्रियाकारक है, मैं इसको तोड़ूंगा तो मुझे ताकत लगानी पड़ेगी, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तभी तो वियोजन होगा। अब जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं वो ताप के रूप में हो सकती है, सूर्य के प्रकाश के रूप में हो सकती है, विद्युत के रूप में हो सकती है, तो ये होती है वियोजन अभिक्रिया। तो देखो अगर ताप के रूप में तोड़ते हैं तो तापीय वियोजन कहलाता है, सूर्य के प्रकाश के रूप में तोड़ते हैं तो प्रकाशिक वियोजन या प्रकाशिक अपघटन कहलाता है, और विद्युत के रूप में तोड़ते हैं तो विद्युत अपघटन कहलाता है। और तीनों ही प्रोसेस में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, उष्मा खर्च करनी पड़ती है, अर्थात समस्त वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती है? उष्माशोषी प्रकार की होती है। इसलिए हमने यहाँ पर उदाहरण लिखा, जैसे AB है, AB को तोड़ करके A+B में तोड़ा, ये किसका उदाहरण है? उष्मा। यहां क्या होगा? ये टूटेगा तो इसमें हमको कोई उष्मा देनी पड़ेगी प्लस Q। Q मतलब हीट से बोल सकते हैं। उष्मा खर्च होगी तब A और B में टूटे, अर्थात ये किसका उदाहरण हो गया? उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब यहां देखना A+B दो क्रियाकारक थे, इनको जोड़ रहे हैं, AB बनेगा। इस दौरान उष्मा क्या होगी? उत्सर्जित होगी, रिलीज होगी, क्योंकि जोड़ने पर उष्मा उत्सर्जित होती है, क्योंकि आसानी से जुड़ जाती है। इस वजह से नाइट्रोजन का दहन है वो उष्मा शोषी प्रकार का होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बंध होते हैं, 2 नाइट्रोजन परमाणु के मध्य बंध, उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, इस वजह से। तो ये था आपके लिए उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में अंतर, ताप के संदर्भ में, उष्मा के और ऊर्जा के संदर्भ में, विद एग्जाम्पल संयोजन वियोजन के संदर्भ में। इसके अलावा एक और उदाहरण देख सकते हैं इसी का। देखो क्या है, उष्मा, ये ग्राफ चल रहा था हमारा उष्माक्षेपी अभिक्रिया का। जितनी भी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं हैं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं सभी किसका उदाहरण है? उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण है। जितनी भी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं होती, दैट मीन्स अम्ल रिएक्ट विद क्षार। जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। लाइक HCl plus NaOH then for NaCl plus H2O। इस दौरान भी हीट क्या होगी? रिलीज होगी, प्लस हीट मैं लिख सकता हूं यहाँ,
उष्मा क्या होगी, उत्सर्जित ही होगी, अर्थात ये अभिक्रिया भी किसका उदाहरण है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। समस्त द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, समस्त द्विविस्थापन अभिक्रियाएं भी किसका उदाहरण होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का उदाहरण होती है। और द्विविस्थापन का एग्जाम्पल है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर है भाई। इसके अतिरिक्त हम स्थायित्व को देख सकते हैं यहाँ पर हम एक साथ के साथ स्थायित्व। अगर हम बात करें उष्मा शोषी अभिक्रियाओं, ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है डेल्टा एच पॉजिटिव। उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए क्रिया कारक का स्थायित्व, उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए क्रिया कारक का स्थायित्व उत्पाद की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर स्टार पॉइंट, स्थायित्व, स्टेबिलिटी। स्थायित्व, क्रिया कारक का स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है। किसकी तुलना में, उत्पाद की तुलना में। इसके लिए उष्मा शोषी अभिक्रियाओं में क्रिया कारक की जो ऊर्जा का ग्राफ है उसमें देख सकते हैं क्रिया कारक की ऊर्जा क्या है, देखो कम है। और क्रिया कारक की ऊर्जा अगर कम होगी तो हम जानते हैं जिसकी ऊर्जा का मान कम होता है उसका स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है। और इसकी ऊर्जा अगर कम है तो इसका स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए ऐसे ही यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए स्थायित्वता का जो आएगी, स्थायित्वता का जो ऑर्डर आएगा किसके लिए, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के लिए। तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में उत्पाद का स्थायित्व क्रिया कारक की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। क्यों होता है, क्यों होता है समझ सकते हैं। देखो क्रिया कारक की ऊर्जा का मान उत्पाद की ऊर्जा की तुलना में क्या है, ज्यादा है। और जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है उसका स्थायित्व तुलनात्मक रूप से कम होता है। अतः हम कह सकते हैं कि उष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के लिए, उष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के लिए स्थायित्वता के क्रम में उत्पाद का स्थायित्व क्रिया कारक की तुलना में अधिक होता है। एक तरीका तो ये है, हम आसानी से ग्राफ से पहचान सकते हैं कि उत्पाद का स्थायित्व अधिक होगा या क्रिया कारक का स्थायित्व अधिक होगा, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रियाओं। दूसरा तरीका और है, दूसरा भी समझ लेते हैं हम। देखो आप देख सकते हैं कि जो क्रिया कारक है उष्मा शोषी अभिक्रिया है, यानी यहाँ क्या करना पड़ता है, ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। और क्रिया कारक को यहां क्या करना है, हमको उष्मा शोषी अभिक्रिया तोड़ना है। क्रिया कारक को क्या करना है हमको, देखो ये क्रिया कारक था, इसको तोड़ना है, उष्मा शोषी अभिक्रिया की बात करने पर। तो यहां इस क्रिया कारक को अगर तोड़ना है तो उसमें क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी इसको। और उसमें देनी पड़ रही है, इसका मतलब इसका स्थायित्व क्या है, ज्यादा है। इसका स्थायित्व ज्यादा है तभी तो हम इसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, तभी तो जाकर के ये उत्पाद का निर्माण करेगा। इस वजह से हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं आसानी से कि क्रिया कारक का स्थायित्व अधिक होता है। इस वजह से ही हमें ऊर्जा या उष्मा खर्च करनी पड़ती है उस क्रिया कारक को तोड़ने के लिए। अतः हम कह सकते हैं कि उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए, अतः हम कह सकते हैं कि उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए क्रिया कारक का स्थायित्व उत्पाद की तुलना में अधिक होता है। जबकि इसके लिए बात करें अगर उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के लिए, तो यहाँ पर एक तरीका तो मैंने ग्राफ से बता ही दिया आपको पहचानने का। अब हम डायरेक्टली भी समझ सकते हैं कि यहाँ क्या होता है, जैसे दो क्रिया कारक है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तब बनेगा उत्पाद। तो यहाँ पर उष्मा क्या होती है, रिलीज होती है। यानी यहाँ पर ये प्लस क्यू आ रहा है, रिलीज आ रहा है, यानी ये आसानी से जुड़ जाते हैं, तभी तो रिलीज हो रही है एनर्जी। यानी इसका स्थायित्व क्या है, क्रिया कारक का कम है, उत्पाद का स्थायित्व ज्यादा है। तो ये सब चीजें हैं जो कॉमन है भाई उष्मा क्षेपीय और उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए। तो ये आई थिंक आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से। बेसिक टॉपिक है 10th, 11th, 12th तीनों क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। IIT नीट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसता है। तो ये है भाई आपका टॉपिक। आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक ऐसे ही ले लिया था रेंडमली, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे वीडियोस लेकर के मैं आपके सामने आता रहूंगा लगातार। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन MSc Academy जिससे जुड़े। ओके, थैंक यू, बाय।